योगाचार्य श्री बड़ौदा आज की भरोसा प्रधानाचार्य की चरण में मेरा अनंत कोटि प्रणाम जनाए। अविंदा और ठाकुर परिवार का सबाई का चरण में मेरा अनंत कोटि प्रणाम जनाए। उपस्थित सभी ऋतिक मंडली, अध्यक्ष मंडली, राजक मंडली और पूज्य परिचालक सबाई का चरण में मेरा मथानथ प्रणाम जनाए। और उपस्थित सभी गुरु भाई, गुरु माता, साधु सज्जन मंडली, कुनी कुनी बच्चे सबके मेरा तथा आनंदित जय गुरु जनाए। सुंदर से ये आवासी सत्संग चल रहा था। दादा का कीर्तन भी बहुत आनंदभरित था। तो आज के जो सत्संग जो प्रदान किए हैं सुदेशना माँ, उनका भलाई के लिए परमपिता के चरण में मेरा अनंत कोटि प्रणाम जनाए। और उपस्थिति अनुपस्थिति सबाई का मंगल कामना के लिए परमपिता का चरण में मेरा विनम्र प्रणति जनाए। तो सुदेशना माँ जी मुझे बोले थे कि आज का जो सत्संग है इसी में नारी नीति का एक एक वाणी को व्याख्या करने के लिए, तो नारी नीति का जो वाणी है, तो नारी नीति हमें अगले दिन हम नारी नीति का एक एक वाणी को उपस्थापन करेंगे। तो आज कोई नारी नीति का जस्ट इंट्रोडक्शन जैसे बोल देते हैं। तो हम लोग देखें तो नारी क्या है और नारी और पुरुष में विभेद क्या है। ठाकुर जी बोल रहे थे कोई किससे बड़ा नहीं है। तो एक अपना अपना वैशिष्ट में जो गुण में वो श्रेष्ठ है। तो वही तो अपना अपना गुण में अपना अपना एरिया में वो श्रेष्ठ है। तो कोई किसी से बड़ा और छोटा नहीं है। वो अपना वैशिष्ट में, नारी अपना वैशिष्ट में बड़ा है और पुरुष अपना वैशिष्ट में बड़ा है। तो ये जो युग पुरुषोत्तम जब ठाकुर आए तो पहले तो एक जीवन जिंदगी था। एक कुछ आदमी थे जो सांसारिक जीवन में रहते थे और कुछ आदमी थे जो आध्यात्मिक जीवन धारा में वो जंगल में रहते थे। वो जंगल सन्यासी रहते थे। बट ठाकुर जी जो भाववाणी में बोले कि हम शुद्ध आत्मा चाहिए और जंगल सन्यासी चाहिए ना, और हमें संसार सन्यासी ही चाहिए। तो इस संसार को चलाने के लिए जो नारी पुरुष का जो वैवाहिक जीवन होता है और सांसारिक जीवन जो होता है, ठाकुर जी का मकसद यही था कि ये सांसारिक जीवन में रहते हुए आध्यात्मिकता को किसी जीवन में पालन कर सकते हैं। तो जंगल में जो सन्यासी रहते थे वो क्या करते थे, वो ध्यान करते थे, भजन कीर्तन करते थे। ये जो काम कर रहे थे वो सांसारिक जीवन में कई कैसे आदमी वो काम को कर सकते हैं। इसी वजह से ठाकुर जी ये सांसारिक जीवन में एक आध्यात्मिक भावधारा से जीवन के सरल रेखा खींच दिए। तो कि सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच में एक सरल रेखा जो ले दी, उसी हिसाब से हमारा जीवन को इसी हिसाब से हमको चलना चाहिए। ठाकुर जी सत्यानुसरण रचना किए थे। हम लोग जानते हैं कि आज बड़दा का वाणी पाठ हो रहा था। बड़दा ही थे कि ठाकुर सत्यानुसरण का चलन, द लिविंग सत्यानुसरण। ऐसे जब नारी नीति की बात आता है तो नारी नीति के द लिविंग नारी नीति बोलने से श्री लक्ष्मी माँ को बोला जाता है। तो नारी नीति जो ग्रंथ है वो उसको तो इसका इतना गंभीर से सारा चीज़ को जब एनालिसिस करेंगे तो तब पता चलता है इसका महत्व कितना रहता है। वो सिर्फ नारी के लिए नहीं, वो सबाई के लिए है। उसको लिखा गया है नारी नीति क्योंकि ज़्यादातर नारी के लिए ज़रूरत पड़ता है। बट इसमें जो भी चीज़ है आपको देखेंगे बहुत सारा चीज़ है जो सबाई के लिए
है। और ये भी चीज़ है कि नारी क्या है। इसी सिलसिले में मुझे एक चीज़ याद आता है, जब मीराबाई एक साधु को दर्शन करने के लिए इच्छा प्रकट की, तो साधु बोले कि मैं कोई नारी को दर्शन नहीं देता हूँ, कोई दर्शन करता है तो पुरुष को दर्शन देता हूँ। तो तब जब वो लोग भक्त लोग आके मीराबाई को बोले कि वो ऐसे साधु बोले, तो मीराबाई तब वो प्रश्न किए, उनको जाके पूछो जो पुरुष कौन है, किसको पुरुष बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं जिसको पुराण का, जिसको भराने का व पूर्ण करने का जो सामर्थ्य है उसको पुरुष बोलते हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ठाकुर जी का एक आलोचना प्रसंग को इसको मैं दोहराना चाह रहा हूँ। ठाकुर जी एक आलोचना प्रसंग में बोल रहे थे, जो सृष्टि का जो जितना भी चीज़ है ये दो चीज़ में बना हुआ है, दो चीज़ में बना है। एक है तो एक पुरुष है और एक प्रकृति है। पुरुष मतलब जिसका पूर्ण करने का अधिकार है, सामर्थ्य है, वो पुरुष है। और प्रकृति जो है, प्रकृति मीन्स प्रकृष्ट होने का, जो अच्छा होने का जिसका पास मोमेंटम है, संवेग है, वही ही प्रकृति है। तो किसका पास है प्रकृति में? हम लोग जो है, हम लोग पुरुष है, नारी है, सब कुछ ये सृष्टि का सारा चीज वो प्रकृति में आते हैं। और पुरुष में देखेंगे जो परम पुरुष एक ही पुरुष है, पुरुष एक है, मतलब परम पिता एक ही है। तो ठाकुर जी का जो आलोचना प्रसंग में देखते हैं तो डिस्कशन का तो था, तो पुरुष और प्रकृति, पुरुष एक ही है, परमपिता पुरुष है, वो जो सबका भलाई, सबका मंगल कामना करते हैं और सबको पूर्ण कर सकते थे। और जो प्रकृति का हम लोग जो बोलते हैं हम लोग पुरुष है, हम लोग कुछ सब्जी ला के देते हैं, कुछ कमा के देते थे, हम लोग सोचते हैं कि हम भी पुरुष है। हम लोग पुरुष नहीं है, हम लोग वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रकृति। ये प्रकृति में पुरुष में भी है, नारी में, सब लोग बढ़ना चाहते हैं। ये बढ़ना और बचने के लिए जो चाहिए, इसीलिए तो नारी नीति है। ये जो नारी नीति है वो एक दिग्दर्शक यंत्र है सांसारिक जीवन के लिए। वो एक कंपास जैसा है, जो मुखबंध में लिखा गया है, तो एक कंपास जैसा है। तो ये नारी को हम लोग का सबको सत पथ में जाने के लिए एक कंपास दिग्दर्शक करता है। ये दिशाहीन समाज जो आज दिशा नहीं है इसका पास, इसको दिशा दिखाने के लिए ये नारी नीति का ये जो दिग्दर्शक यंत्र, नारी नीति नहीं है, वो दिग्दर्शक यंत्र है, जिसी को सहारे में हम लोग जी सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और जो मौलिक ही चीज़ है, जो बचना और बढ़ना, इसी रास्ता में हम जा सकते हैं। तो ये जो नारी नीति ये कोई छोटा ग्रंथ नहीं है, इसको एक बड़ा चीज़ है, इसको हम लोग विस्तार से हम लोग जानेंगे। ये ठाकुर जी का जो ग्रंथ है वो तो बड़दा का चेष्टा में इसको तो रचना किया गया था। तो इसमें हम लोग एक एक चीज़ को विस्तार से आलोचना करेंगे और एक टाइम में। और ठाकुर जी का और एक चीज़ इसमें जो पहले लिखा गया था, ठाकुर जी बोल रहे थे कि मेरी सभी बातें यदि तुम्हारी केवल कथने और चिंतन की ही खुराक मात्र होता है, तो कवि या आचरण में और माध्यम से उन सभी को यदि वास्तव में प्रकृतिस्थ नहीं कर पाते हैं, तो ये जो प्राप्ति तो तुम्हारी तमस्या से न हो जाएगा, और ये जो आती निश्चित है तुम्हारे ही होगा। तो इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी बोल रहे थे कि ये जो वाणी ठाकुर जी दिए हैं, बहुत सारा 1000 कुछ 10,250 कुछ वाणी था।
तो ये ठाकुर जी की बानी किसके लिए दिए थे? सब पूछे कि संसार का भलाई के लिए, सबको पूछा गया तो लास्ट में बड़दा बोले कि मेरे लिए दिए थे। तो हम लोग को क्या है, हम लोग को ठाकुर जी को लेके जब चल रहे हैं, हम लोग को कोई दूसरा आदमी देखेगा तो उनको पता चलना चाहिए कि ये ठाकुर जी का आदमी है, ये ठाकुर जी का आदमी, ऐसे कुछ हम लोग पहचान होना चाहिए। तो मेरा एक आदमी जाके जहाँ जिस एरिया में मेरा एक कॉलेज है, वो एक आदमी पूछा कि वो उनको जानते हैं? वो बोले कि वो जयगुरु सार है। तो ऐसा क्या है कि तुम ऐसे कुछ काम करो कि ठाकुर जी का प्रतिष्ठा अपना खुद का प्रतिष्ठा का साथ होना चाहिए। वो मुझको देख के कोई समझ जाए कि ये ठाकुर का आदमी है। तो ठाकुर जी इसीलिए बोल रहे थे कि मेरा जो सभी बातें तुम्हारी कथने और चिंतन की बात होगा, तो तुम्हारा चरित्र में प्रकाशित नहीं होगा तो इसका मूल्यहीन नहीं होगा। तो हम लोग पढ़ते हैं, सब सोचते हैं और अच्छा लगता है, ठाकुर जी का वाणी बहुत अच्छा है, ये सब बोले हैं, बट इसको हम लोग चरितार्थ नहीं कर पाते हैं। वो चरित्र में माने लेके चलना ही ठाकुर जी का विधान है। इसको हम लेके चलना है हमारा चरित्र में, हमारा नेचर में, हमारा जो प्रकृति में, इसको दिखाना चाहिए। नहीं होने से नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं बंद करूँगा। तो एक ये आसाम में एक माने फ्रूट सेलर जो फल बेचता है, वो जब गांव-गांव बुल के फल बेचता है, तब ठाकुर जी को विग्रह को ला के ऊपर रखता है, उसका ऊपर रखता है, फिर वजन करके मेजरमेंट जो तराजू में वो डाल के फिर देता है। तो गांव-गांव घूमता है, बट ठाकुर जी को पूछते हैं वो क्या है कि कौन है, वो बताते हैं तब ठाकुर, ये मेरा ठाकुर है, ऐसा है। तो उसका ड्यूटी करता है, उसका जो सांसारिक जीवन चलाने के लिए वो जो काम करता है, बट ठाकुर जी को प्रतिष्ठा भी करता है। जब आचार्य देव पहले जो पिछले टाइम जब आचार्य देव आए थे 5 लाख दीक्षा करने के लिए, तब उसी एरिया में ज़्यादातर दीक्षा हुआ था, क्योंकि वो ठाकुर जी को प्रतिष्ठा कर लिया था। ये हमारा जीवन का मकसद होता है कि हम कर्म करते हैं, इसके साथ ही साथ ठाकुर जी को प्रतिष्ठा करना, वही हमारा काम होता है। तो समय तो हो गया, तो फिर अगले एपिसोड जब अगले दिन जब हमारे बुधवार को जब फिर करेंगे, तो पहले आप वाणी से हम लोग शुरू करेंगे। तो सबका भलाई मंगल के लिए परमपिता का चरण में मैं विनती रख के मेरा जो वाणी को इधर विराम देता हूँ। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरुदादा।